Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning for class 9th and 10th mathematics। मैं हेमंत जैन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट न्यूज जो कि अभी कल ही एनसीईआरटी की तरफ से आई है। उनकी तरफ से एक नया प्रपोजल आया है कि बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। जिस टाइटल जो मैंने इसका रखा हुआ है इस वीडियो का, वो बिल्कुल ट्रू टाइटल है। जो आज तक नहीं हुआ कि एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, ये अब एनसीईआरटी करने जा रही है। ये कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, मैं और इसके अलावा और भी कोई अपडेट्स है कि नहीं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। यहाँ सिर्फ क्लास 10th और 12th की बात नहीं, क्लास 9, 10th, 11, 12 चारों ही क्लासेस में कुछ कुछ अपडेट्स हुए, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा आपसे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है कि जो एनसीईआरटी ने अपडेट्स दिए हैं वो अपडेट्स क्या क्या है। तो एनसीईआरटी ने बेसिकली जो अपना नया करिकुलम फ्रेमवर्क किया है उसमें 3 अपडेट दिए हैं। फर्स्ट अपडेट है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 9 to 12। तो क्लास 9 to 12 के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की उन्होंने कुछ कंपल्शन किया है। लैंग्वेज सब्जेक्ट किस तरह के होने चाहिए या नंबर ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट कितने होने चाहिए, ये हम आगे समझेंगे। सेकेंड अपडेट है 2 बोर्ड सिस्टम फॉर क्लासेस 10 and 12। 10th and 12th क्लास के लिए 2 बोर्ड सिस्टम, यानी सेमेस्टर वाइज बोर्ड होगा। ठीक है, अब इसके भी अपने लिमिटेशंस है और प्लस माइनस है, तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी आगे। एंड थर्ड अपडेट है फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस इन क्लासेस 11th and 12th। सब्जेक्ट चॉइस आपको मिलती है 11th and 12th को, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है। अब कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेनी है, मैथ्स लेनी है, या फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेनी है। अब क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तीनों अपडेट के बारे में जो एनसीईआरटी ने अभी लेटेस्ट थी, कल ही एक रिलीज निकाला है, अपना एक प्रपोजल दिया है, एक फ्रेमवर्क किया है जो कि लागू होने वाला है पूरी कंट्री के अंदर, सीबीएसई के अंदर। उसके बारे में हम तीनों अपडेट्स के बारे में आज यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, फर्स्ट अपडेट जो है बेसिकली लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। तो पहला क्या है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 and 10th की, और सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ क्लास 11 10। तो 9th and 10th के अंदर ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको 3 लैंग्वेजेस के एग्जाम देने पड़ेंगे, जिनमें से 2 लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। जो स्टूडेंट्स आज की डेट में भी संस्कृत लेके एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए संस्कृत और हिंदी जो हो गई लैंग्वेज, बेसिकली इंडियन लैंग्वेज हो गई, और इंग्लिश जो होगी फॉरेन लैंग्वेज होगी, तो वो तो कंफर्टेबल है। फॉर क्लास 9 10 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो संस्कृत के अलावा कोई फ्रेंच लेके दे रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, संस्कृत के अलावा आप फ्रेंच नहीं ले सकते। आप हिंदी तो आप ले ही रहे, पर संस्कृत के अलावा आपको जो दूसरी लैंग्वेज है, अगर संस्कृत नहीं रखना चाह रहे तो आप रीजनल लैंग्वेज रख सकते हैं, जिसमें स्टेट की जो एनसीईआरटी की गाइडलाइन में नॉमिनेटेड है। तो आपको 2 लैंग्वेजेस तो आपको इंडियन रखनी ही पड़ेगी। इसका मतलब आप बाहर की आप इंग्लिश को रिप्लेस करके फ्रेंच कर सकते हैं, लेकिन आप जो 2 इंडियन लैंग्वेजेस है उनको रिप्लेस नहीं कर सकते क्लास 9 and 10 में। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके वो 6 रहे, यानी 6 कौन कौन से है, हिंदी, 3 तो लैंग्वेजेस हो गई आपकी, एक इंडियन 2 इंडियन लैंग्वेजेस हो गई, एक आपकी फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज हो गई, 3 लैंग्वेजेस हो गई। देन मैथ, साइंस और एसएसटी, आपका 3 सब्जेक्ट से हो गए। तो टोटल आपके बेसिकली क्या हो गए, 6 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स वही कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन आपकी जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। सेकेंड है 11 12 के लिए। 11 12 में इन्होंने क्या किया कि अब आपको 2 लैंग्वेजेस का एग्जाम देना पड़ेगा, कंपलसरी है, जिसमें से एक लैंग्वेज आपकी इंडियन। तो इसमें भी कई स्टेट्स के अंदर जो सीबीएसई के एग्जाम लगते हैं उसमें स्टूडेंट्स 5 या 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसे किसी ने मैथमेटिक्स की साइड है तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लिया, या पीसीबी ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लिया, और 2 हिंदी एंड इंग्लिश ले लिए। ठीक है ना, बट कई जगह क्या हो जाता है कि है ना, एक सब्जेक्ट यानी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आप इलेक्टिव दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस ले लिया या एआई ले लिया, इस तरीके का। वो चीजें अब खत्म हो गई है। आप एआई इलेक्टिव में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको 2 लैंग्वेज के पेपर तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो 9th और 10th क्लास में 3 लैंग्वेजेस के पेपर आपको कंपलसरी है, और 11th एंड 12th क्लास के अंदर 2 लैंग्वेजेस के पेपर आपको देना कंपलसरी है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड अपडेट तो बहुत ही मतलब एनसीईआरटी जो निकाला है, इट इज सरप्राइजिंगली, क्योंकि 2 बोर्ड सिस्टम कभी हुआ ही नहीं है। अब 2 बोर्ड सिस्टम एनसीईआरटी ने कर दिया है फॉर क्लासेस 10th एंड 12th के लिए। अब देखिए, बोर्ड के एग्जाम से ये काफी मतलब जो स्टूडेंट्स बोर्ड के ओरिएंटेशन से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या होगा कि जो दोनों बोर्ड होंगे वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम में होंगे। और प्रोबेबली क्या है कि जो बोर्ड एग्जाम लगेगा, पहला बोर्ड एग्जाम नवंबर में लगेगा, दूसरा मार्च में लगेगा समहाउ। ठीक है ना, ये हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक जाए, वो मार्च अप्रैल में जाए। बट
जो बोर्ड एग्जाम आपके यहाँ पे जो बोर्ड मतलब जिसमें क्या होगा कि सिलेबस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है कि ऐसा नहीं कर सकती कि नवंबर तक भी कंप्लीट सिलेबस दे दे फिर कंप्लीट सिलेबस मार्च तक भी दे, तो आपका सिलेबस भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कहता कि ऑलमोस्ट 50% होगा, ठीक है ना, बट ऑलमोस्ट 50% होने के चांसेस इसलिए है क्योंकि दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ 50-60% की रेंज में सिलेबस आपका डिवाइड हो, बट ये सिलेबस डेफिनेटली डिवाइड होगा, और जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा लोड कम आ जाएगा जो बोर्ड एग्जाम को की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये गलत चीज हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 10th क्लास में है वो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आधा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके लिए फिर आधा सिलेबस बेकार हो जाएगा बोर्ड के हिसाब से। तो उनको अगर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेशन से यानी कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन से ही वो सब्जेक्ट फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव भी है, बट इसके अपने प्लस माइनस है, दोनों चीजें ही है। अच्छा, दोनों जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आप मेंटेन कर सकते हैं। पहले में आपका जो स्कोर आया, दूसरे में जो स्कोर आया, दोनों में से जो बेस्ट स्कोर है वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जो अभी एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया है कि क्या ईच स्टूडेंट को दोनों बोर्ड एग्जाम देने कंपलसरी, जैसे मान लो मेरा बोर्ड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए, तो क्या मैं, मेरे लिए ये हो सकता है कि मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठूं ही नहीं, अपियर नहीं हूँ, तो ये भी उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो अभी सीबीएसई का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि अब नेक्स्ट ईयर से 2 बोर्ड एग्जाम लगने वाले हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सिलेबस है वो हाफ हाफ आने वाला है, करीब 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 50-60%, और जो बेस्ट स्कोर है दोनों का वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड अपडेट है, ये भी एक अलग ही तरह का अपडेट है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस इन क्लासेस 11th एंड 12th इंस्टेड ऑफ रिजिड स्ट्रीम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स लिया 11th क्लास से, तो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट अभी क्या पढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट है या लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो पढ़ता है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री लग सकते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो समझ में आ गई, बोर्ड के एग्जाम से ये ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब मैं जेई के एग्जाम में अपेयर होने वाला हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा उसमें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, या मैं, अगर मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो नीट के एग्जाम में क्या करूंगा, मतलब सिमिलरली सीयूईटी के एग्जाम में क्या करूंगा, क्लैट में क्या करूंगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से क्रैक कर पाएंगे अगर इस फ्लेक्सिबिलिटी को हर स्टूडेंट ऑप्ट करेगा, तो ये एक इशू आएगा। तो या तो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर है, या तो एनटीए है, या जो जो भी एजेंसीज एग्जाम करा रही है, यूजीसी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराती है, वो भी अपने करिकुलम में इस तरह के चेंजेस करे। या फिर ये है कि स्टूडेंट्स को इसमें फिर जो स्टूडेंट प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाना चाह रहा है उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं बचती है। इट मीन्स जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो पीसीएम ही लेगा, उसके लिए जो तीसरा अपडेट है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर सकता, उसको तो जेईई क्रैक करना है, वो कैसे करेगा चेंज। सो ये तीसरा अपडेट हमारे पास आया है। ठीक, ये एनसीईआरटी के 3 अपडेट्स आए। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, देखो इनका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट सेशन यानी 2024-25 24-25 से इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, यानी जो स्टूडेंट इस साल है वो सेफ है, उनको कोई कुछ नहीं करना है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में आ रहे हैं या 10th या 11th 12th में आ रहे हैं उनके लिए सारे चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। और इवन दैट ये भी नहीं है, एनसीईआरटी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उन्होंने स्टैंडर्ड बुक जो है एनसीईआरटी की वो इसी सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो सिलेबस जो है 50-50% होगा या जो भी होगा वो एनसीईआरटी डिसाइड करके आपको बताएगी। ठीक है ना, तो वो बुक्स जो जितनी भी है वो नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट होने से पहले आ जाएगी। देखिए मैं एक चीज आपको इसमें बता देता हूँ कि ये जितनी भी अभी प्रपोजल है एनसीईआरटी का, और जो एनसीईआरटी का प्रपोजल उसके साथ उन्होंने फ्रेमवर्क भी कर लिया, तो ये ऐसा होगा ही। लेकिन ये अभी तक सीबीएसई का ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है, उसकी वेबसाइट पे भी अपडेट नहीं हुआ है। तो और भी जो इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, जो हमको पता नहीं लग रहा है, उनके लिए जब सीबीएसई अपना एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालेगा तब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये क्या चाहता है। लेकिन प्रिलिमिनरी बेसिस के ऊपर जो लग रहा है वो यही है कि इस तरीके से अब सिस्टम चलेगा सीबीएसई बोर्ड का, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।